So we were discussing different ways for expressing concentration of the solution. पहले अपन ले लिया था मास परसेंटेज, बाद में वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद में मास वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद में पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद में मोल फ्रैक्शन, उसके बाद में मोलैलिटी स्मॉल एम, उसके बाद में अपन ले लिया था मोलैरिटी कैपिटल एम, और उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो टर्म नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ये वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नॉर्मेलिटी का रेफरेंस आ सकता है। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर या नॉर्मेलिटी पूरे सॉल्यूशन की रहेगी, और नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम equivalents, number of gram equivalents of solute present in 1 liter या 1 decimeter cube of solution। ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है। इसके लिए अपने को सॉल्यूशन देना पड़ेगा 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब। ये की बात है, 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेना, और इतने सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, इसका मतलब समझा था मैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उतनी उसकी नॉर्मेलिटी। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसकी नॉर्मेलिटी 1 रहेगी। 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसकी नॉर्मेलिटी 0.1 रहेगी। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसकी नॉर्मेलिटी 0.01 रहेगी। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसकी नॉर्मेलिटी 0.5 रहेगी। और सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अगर 1 है तो उसको अपन कहेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अगर 0.1 है तो इसको अपन कहेंगे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अगर 0.01 है तो दैट इज कॉल्ड सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अगर 0.5 है तो दैट इज कॉल्ड सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ये टर्म जैसे मोलैरिटी में यूज करते वैसे यहाँ पर भी यूज करते हैं। और ये जो नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन की, इसका यूनिट रहेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर है पर लीटर। 1 का मतलब पर ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर यानी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मोलैरिटी के जैसे ही है। मोलैरिटी के लिए अपने फॉर्मूला लिया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। उसी प्रकार से नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स के बजाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution in
लीटर और डेसीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन 1 लीटर ही लेना चाहिए या 1 डेसीमीटर क्यूब ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं। सॉल्यूशन अपन कितने भी लीटर ले सकते, कितने भी डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले सकते। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर या डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना, और उतने सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है वो अपने को मालूम होना चाहिए। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। अब ये जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट है, सॉल्यूट की क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, लेकिन ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जो टेम्परेचर पर डिपेंड है। Therefore, normality of the solution is temperature dependent quantity। और सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर अपन ने बढ़ा है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने से सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कम होगी, एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस with increase in temperature। This is the effect of temperature on normality of the solution। अब यहाँ पर ये टर्म आ गई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए तो अपन ने फार्मूला दिया था, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम और किलोग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल और किलोग्राम पर मोल। ये था फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। उसी टाइप का फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute is given by formula mass of solute in gram upon equivalent mass of solute। सॉल्यूट का मास ग्राम में लेना, जितने ग्राम सॉल्यूट अपन ने डिजॉल्व किया है सॉल्वेंट में, वो सॉल्यूट का मास ग्राम में, और उसको सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। इन दोनों का रेशियो यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर यानी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। अब प्रॉब्लम आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट या इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन। वैसे ये एलिमेंट में भी है, लेकिन अगर अपने को इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन लेने का कुछ काम नहीं, सिर्फ अपने को अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मासेस कैसे कैलकुलेट करना, उनके लिए फॉर्मूले कौन कौन सी है वो फॉर्मूले आपको यूज करने की है, ध्यान में रखने की है। फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द कंपाउंड, अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंसेस है उनके इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले तैयार किए हैं। वो फॉर्मूले सिर्फ आपको ध्यान में रखने की इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन में भी ध्यान में रखिए तो फिर चलेगा। इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन वैसे ऐसी है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज the mass of the substance that combines with or displaces 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine। ये इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन है, और ये जो डेफिनेशन है इस पर से अलग अलग सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग प्रकार की फार्मूले तैयार की है। वो फार्मूले से आपको ध्यान में रखने की है, उसका आगे काम पड़ सकता है। अब जैसे एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला, इक्विवेलेंट मास
ऑफ एन एसिड। एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ऐसा दिया है। एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, उसका जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उस पर से मॉलिक्यूल में जितने एटम्स है उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस की टोटल यानी उसका मॉलिक्यूलर मास, और एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको एसिड के मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि एसिड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एसिड अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स है, मतलब एसिड पर अगर अपने बेस की या मेटल की रिएक्शन थी तो उसमें के हाइड्रोजन एटम्स मेटेलिक एटम्स से रिप्लेस होंगे, और जितने हाइड्रोजन एटम्स मेटेलिक एटम्स से रिप्लेस हो सकते हैं उसको अपन कहेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। और इसी को एक नाम दिया है, इट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स है उस नंबर को अपन कहेंगे उस एसिड की बेसिसिटी। और उससे अगर अपन ने एसिड के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड किया तो अपने को मिलेगा एसिड का इक्विवेलेंट मास। अब जैसे मान लो अपन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसमें एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है तो इसकी बेसिसिटी 1 है। नाइट्रिक एसिड, इसमें एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है तो इसकी भी बेसिसिटी 1। H2SO4, इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसकी बेसिसिटी 2। H3PO4, इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसकी बेसिसिटी 3 है। इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है। अब H3PO3, इसका नाम फास्फोरस एसिड है। इसमें अपने को ऐसा लगेगा कि इसकी भी बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में मिलेगा, और इसके स्ट्रक्चर पर से आपको तब क्लियर होगा कि इसमें भले 3 हाइड्रोजन एटम्स है लेकिन इसमें के 2 ही हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल रहते हैं। ये एमसीक्यू के लिए एक क्वेश्चन भी होगा। फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी 3 नहीं है, इसकी बेसिसिटी 2 है। फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3 है। ये कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल्स। अब मान लो अपने एसिडिक एसिड लिया CH3COOH, तो ये 3 हाइड्रोजन एटम्स इसमें के रिप्लेसेबल नहीं रहते, ये हाइड्रोजन एटम इसमें का रिप्लेसेबल रहता, इसकी भी बेसिसिटी 1। HCl की 1, HNO3 की 1, H2SO4 की 2, H3PO4 की 3, H3PO3 की 2, CH3COOH की 1। अब मान लो अपने को HCl का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का, तो पहले HCl का एटम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। एक हाइड्रोजन एटम मास एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, HCl का मॉलिक्यूलर मास 36.5 और उसकी बेसिसिटी 1 है, तो अपॉन 1 उसका इक्विवेलेंट मास 36.5 आएगा। HNO3 का भी जितना मॉलिक्यूलर मास है उतने इक्विवेलेंट मास आएगा। अब अपन एग्जाम्पल लेंगे H2SO4 का। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास अपन कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एक एटम का मास 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है 2, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स है 64, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 है और उसकी बेसिसिटी 2 है।
तो उसका इक्विवेलेंट मास 49 रहेगा। So this is the formula useful for calculating equivalent mass of an acid. Equivalent mass of an acid is equal to molecular mass of an acid upon its basicity, or basicity and the number of replaceable hydrogen atoms present in the molecule of an acid. Equivalent mass of a base कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है molecular mass of a base upon number of base में OH ग्रुप रहता, number of replaceable OH, number of replaceable OH groups present in the molecule of base, and number of replaceable OH groups present in the molecule of base is called its acidity. बेस के एक मॉलिक्यूल में कितने रिप्लेसेबल OH ग्रुप्स हैं? बेस पर अगर अपन एसिड की रिएक्शन की, इसमें का OH ग्रुप एसिड में के एसिड रेडिकल से रिप्लेस होता है, तो बेस के एक मॉलिक्यूल में जितने रिप्लेसेबल OH ग्रुप रहेंगे उसको अपन कहेंगे उसकी एसिडिटी, और बेस के मॉलिक्यूलर मास को बेस के एसिडिटी से डिवाइड करने के बाद में अपने को मिलेगा बेस का इक्विवेलेंट मास। अब जैसे NaOH ये बेस है, इसमें एक ही रिप्लेसेबल OH ग्रुप है, इसकी एसिडिटी 1 है, एसिडिटी 1 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास यानी इसका इक्विवेलेंट मास आएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 40 है, इक्विवेलेंट मास भी 40। दूसरा एक एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2, इसमें 2 OH ग्रुप से इसकी एसिडिटी 2 है, इसके मॉलिक्यूलर मास को अपने को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपने को मिलेगा इसका इक्विवेलेंट मास। अब इसका मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, प्लस ब्रैकेट में ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 34 प्लस 40, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 74, और इसको इसके एसिडिटी से 2 से डिवाइड करना, इसका इक्विवेलेंट मास आएगा 37। तो ये हो गया फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट मासेस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। अब मान लेते हैं को सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट इज गिवन द फॉर्मूला molecular mass of a salt upon number of units of positive or negative charges present in the molecule of salt। अब salt या आयनिक कंपाउंड देता है, उसमें 2 प्रकार के आयन्स एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड से कंबाइन हुए रहते हैं। एक आयन पॉजिटिवली चार्ज रहता है कैटायन, दूसरा निगेटिवली चार्ज रहता है दैट इज एनायन। और आयन में पॉजिटिवली चार्ज आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आयन्स प्रेजेंट होने के बावजूद भी उस सॉल्ट पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं रहता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं या नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, उतने ही नंबर ऑफ यूनिट निगेटिव चार्जेस रहते हैं। अगर सॉल्ट में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 1 यूनिट
निगेटिव चार्ज लेंगे। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 2 यूनिट निगेटिव चार्जेस लेंगे। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स पॉजिटिव चार्जेस करेंगे उतने नंबर ऑफ यूनिट्स निगेटिव चार्जेस करेंगे। इसलिए पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज में से कोई भी एक यूनिट अपन ले सकते। एग्जाम्पल, अब मान लो अपन ने ये सॉल्ट लिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। इसमें Na पॉजिटिव आयन है, Cl निगेटिव आयन है। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक निगेटिव चार्ज है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस। इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है। पॉजिटिव चार्जेस का यूनिट 1 है, निगेटिव चार्जेस भी 1 यूनिट है, इसकी वैल्यू 1 है। तो इसका इक्विवेलेंट मास और इसका मॉलिक्यूलर मास सेम आएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 58.5 और इसका इक्विवेलेंट मास भी आएगा 58.5। दूसरा एग्जाम्पल, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब CaCl2 ये जो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है इसमें एक्चुअली Ca डाई पॉजिटिव आयन रहेगा और 2 Cl निगेटिव आयन से। एक डाई पॉजिटिव कहता है और 2 मोनो निगेटिव आयन है, लेकिन इस पर नंबर ऑफ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस 2 है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ निगेटिव चार्जेस भी 2 है और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास को अपने को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपने को मिलेगा इसका इक्विवेलेंट मास। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, 40 आएगा 71, 40 प्लस 71 आएगा 111। ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। और इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करना। 55.5 ये होगा कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास। सो दिस इज द फॉर्मूला यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट। ऐसे अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग प्रकार की फॉर्मूले तैयार किए। Equivalent mass of an oxidizing reagent. Equivalent mass of an oxidizing agent. Oxidizing agent यानी कि ये 11th में हुआ आपका रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय 1 mole of oxidizing agent. That is the formula for calculating equivalent mass of oxidizing agent. जैसे मान लो मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन एटम है टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म Cl नेगेटिव आयन। इसका यहाँ पर एक ही एटम है, तो इसका एटॉमिक मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास 35.5 है और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अपन 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी आएगा 35.5। मान लो अपन ने सल्फर लिया, सल्फर हैज टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म S डाई नेगेटिव आयन। इसका एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास 32 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसका इक्विवेलेंट मास आएगा 60। तो ये होगा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट मास of an oxidizing agent. Remember that oxidizing agent
has tendency to gain electron. और इसी प्रकार का एक फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रिड्यूसिंग एजेंट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और इसके लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे एल्यूमिनियम ये रिड्यूसिंग एजेंट है, it has tendency to lose 3 electrons. तो इसका एटॉमिक मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास 27 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इट इज 3 है। इसका इक्विवेलेंट मास होगा 27/3 यानी 9। तो इस प्रकार की ये फॉर्मूली है। अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले। एसिड के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, बेसिसिटी अगर 1 है तो इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास सेम आएगा। बेसिसिटी अगर 2 है तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास के आधा आएगा। 3 है तो 1/3 आएगा। इक्विवेलेंट मास से ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास के इतना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकेगा क्योंकि नीचे की वैल्यू कम से कम 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इसलिए इक्विवेलेंट मास may be equal to molecular mass, equivalent mass may be half of molecular mass, equivalent mass may be 1/3 of molecular mass, and equivalent mass किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास ये मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके इतना हो सकता है लेकिन उससे कम भी हो सकता है। इक्विवेलेंट मास इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। अब अपने मोलैरिटी लिया, नॉन-मोलैरिटी भी लिया। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला अपने लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। और नॉन-मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला अपने लिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स है और नॉन-मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। और कोई भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी और उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, इसमें क्या रिलेशनशिप रहेगा ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मोलैरिटी इनटू एन ये फॉर्मूला सभी के लिए है, एसिड के लिए, बेस के लिए, साल्ट के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। कोई भी एसिड, बेस, साल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के सॉल्यूशन की जितनी मोलैरिटी रहेंगी उस मोलैरिटी को एन से मल्टीप्लाई करना तो अपने को मिलेगी उसकी नॉर्मेलिटी। और यहाँ पर एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इंटीजर। अब एन यानी क्या? एसिड के लिए एन का मतलब बेसिस, बेस के लिए एन का मतलब उसकी एसिडिटी। ये जो नीचे का है ये एन है। साल्ट के लिए एन का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो अपन ने H2SO4 का सॉल्यूशन लिया। अब ये जो H2SO4 का सॉल्यूशन है इसकी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी सपोज 0.1 है तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी रहेगी? अब H2SO4 एक डायबेसिक एसिड है, इसके लिए एन की वैल्यू 2 है और मोलैरिटी 0.1 है। तो इसी सॉल्यूशन की जिसकी मोलैरिटी 0.1 है इसकी नॉर्मेलिटी आएंगी 0.1 into 2 दैट इज 0.2। तो ये फॉर्मूला हमेशा के लिए ध्यान में रखने का। कोई भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई एन इक्वल टू इट्स नॉर्मेलिटी। और यहाँ पर एन की वैल्यू इंटीजर है 1, 2, 3, 4। और अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए एन का मतलब अलग अलग रहेगा। एसिड के लिए एन यानी उसकी बेसिसिटी, बेस के लिए
के लिए n यानी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। इसके आगे का पार्ट आगे के वीडियो। थैंक यू।